करें। हाँ। नमस्कार मित्रों, भारतीय विद्यापीठ और मीडिया क्वार्टरली कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वेबिनार की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन। और हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, जिनका विस्तृत परिचय मैं अभी जब उन्हें आमंत्रित करूंगा अपनी बात कहने के लिए उस समय आपको दूंगा। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में, जैसी हमारी परंपरा है, मैं भारतीय विद्यापीठ के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही प्रियंका सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे सरस्वती वंदना की अभिव्यक्ति के साथ आज के कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका सिंह भारतीय विद्यापीठ में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रही हैं। इसके अलावा पॉडकास्टिंग पर आप शोध के लिए पंजीकृत हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से आपने जर्नलिज्म में अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। रेडियो आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और अनेक इवेंट मैनेजमेंट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में उनमें भी आपकी सहभागिता रही है। एक शिक्षक के रूप में जो अकादमिक दायित्व होते हैं उनका भी आप भली भांति निर्वहन कर रही हैं। और जब से हमने 100 वेबिनार्स के बाद 101वीं वेबिनार से भारतीय विद्यापीठ के साथ यात्रा शुरू की है, इसका पूरा मोर्चा आपने संभाल रखा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सरस्वती वंदना की प्रस्तुति करें। प्रियंका सिंह से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस वेबिनार को आपने मुझे मौका दिया कि मैं सरस्वती वंदना, माँ सरस्वती को याद करके इस वेबिनार को शुरू करूं। जैसे हमारा इंडियन कल्चर हमेशा ये हमें सिखाता है कि माँ सरस्वती को याद करके हम किसी भी एक अच्छे इवेंट की शुरुआत करते हैं, उसी तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नाम लेते हैं माँ सरस्वती का। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर के मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ओर से भी आभार इस प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, जैसे कि परंपरा होती है अतिथियों के मान सम्मान की, मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आज के जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं प्रोफेसर प्रकाश सिंह, उनको बुके भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ई बुके भेंट कर। जी सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने मुझे मौका दिया कि आज के हमारे साथ जो स्पीकर है इस वेबिनार के, मैं उनको ई बुके के साथ उनका वेलकम करूं। सर, दिस इज फ्रॉम आवर साइड BVI CAM एंड कम्युनिकेशन टुडे एंड दिस इज जस्ट अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए वक्त निकाला। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और इस बुके से हमारे प्रोफेसर MN हुड्डा सर आज हमारे साथ अभी नहीं है, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि इसकी जो फ्रेशनेस है, इसकी जो फ्रेगनेंस है, उन सारी चीजों को हम इस ई प्लेटफॉर्म से फील कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट एवरीबॉडी टू फील दिस फ्रेगनेंस, और इसका जो फ्रेशनेस है वो सारी चीजों को हम फील करें और इसकी खुशबू को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें। थैंक यू सो मच सर। और यही पुष्पों की ताजगी और सुगंध हमारे विचारों में बनी रहे, हमारी तार्किकता में बनी रहे, और हम इसी प्रकार
समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में विचारों का ये प्रवाह, विचारों की ये सुगंध देश दुनिया में इसी प्रकार प्रसारित करते रहें, ताकि जो हमारे जीवन मूल्य हैं उन्हें कहीं न कहीं जीवंत बनाए रखें। और जब जीवन मूल्यों की बात होती है तो भारतीय ज्ञान परंपरा अनायास ही हमारे मन में उठती है। IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, पिछले कुछ वर्षों से इसकी बात, तो IKS की बात अक्सर की जाती रही है। जो हमारी NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें तो इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि अभी तक हम पश्चिमी विचारधारा पर या आयातित विचारधारा पर अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं। जब भी बात होती है हम पश्चिमी विचारकों को कोट करते हैं, जबकि हमारे देश की ज्ञान परंपरा इतनी विस्तृत और सुदीर्घ है, उसका सामान्यतः उल्लेख नहीं होता है। तो इस IKS को हम किस तरह से हमारे पाठ्यक्रमों के साथ जोड़ें। ये पाठ्यक्रम कुछ विशेष पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि जितने भी हमारे पाठ्यक्रम हैं, क्योंकि जब हम भारतीय ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा विषय नहीं है जिस पर हमारे प्राचीन चिंतकों ने संवाद नहीं किया, चिंतन नहीं किया। चाहे आप आर्किटेक्ट की बात करें, चाहे आप विज्ञान की बात करें, चाहे आप शरीर विज्ञान की बात करें, चाहे आप राजनीति की बात करें, चाहे आप अर्थशास्त्र की बात करें, जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर हमारे यहाँ चिंतन नहीं हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से वो विषय गायब है। अभी ये जो आयोजन हमने शुरू किया या इस विषय पर संवाद का सिलसिला जो शुरू किया है, उसके पीछे एक मुख्य कारण भी यही रहा कि अभी तेजपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें पत्रकारिता और जनसंचार के पाठ्यक्रमों को IKS के साथ जोड़ने की बात थी। अभी हमने प्रोफेसर प्रमोद कुमार को बुलाया था भारतीय जनसंचार संस्थान से, और उसी श्रृंखला में आज प्रोफेसर OP सिंह भी हमारे साथ हैं। वहां जब IKS की बात हुई तो काफी व्यापक विचार विमर्श हुआ और कई जगह सहमति और असहमति भी रही। वस्तुतः मुझे लगता है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरी तरह से समझा भी नहीं गया है। इसको लेकर के लोगों में अनेक मतांतर है। OP सिंह साहब भी हमारे साथ में थे, तो वहीं उनसे मैंने कहा कि हमने एक वेबिनार सीरीज शुरू कर रखी है, तो एक बार आप आकर के हमारे मंच पर इसकी शुरुआत करें कि ये है क्या, इसका अभिप्राय क्या है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा को हम किस रूप में ग्रहण करें। और उसी के साथ मेरे मन में ये विचार भी आया कि क्यों नहीं हम दूसरे विषयों के जो हमारे विद्वान मित्र हैं इनको भी आमंत्रित करें। तो अभी मेरी बात चल रही है इलाहाबाद के एक और प्रोफेसर है अंग्रेजी के, तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्च फर्स्ट वीक में उनसे भी हम बात करें कि साहित्य में इस ज्ञान परंपरा को किस रूप में देखा गया है। क्योंकि हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में, हिंदी साहित्य में पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र की बात होती है, तो कुछ विषयों में तो ये बात हो रही है, लेकिन समग्र रूप में हम इसे हिस्सा नहीं बना पाए हैं। कितनी पुरानी परंपरा, वेदों से जब हम बात करते हैं, शुद्ध परंपरा, ओरल कम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे था। और उससे भी पहले की बात करें तो नारद मुनि को हम याद करते हैं। महर्षि नारद जो पृथ्वी लोक से लेकर के देवलोक तक तुरंत एक संवाद कायम कर लेते थे। कितना तीव्र संवाद था वो इधर। हालांकि कई फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में नारद को एक हास्य चरित्र के रूप में भी चित्रित किया गया है। उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो वीणा को हाथ में लेकर के नारायण नारायण करते हुए अपने संवाद आगे बढ़ाते थे, सूचनाओं का प्रेषण करते थे, तो अब तो कई बार उन्हें पत्रकारों का आदि पूर्वज या आदि पत्रकार के रूप में भी मानते हैं। संजय के पास किस तरह से वो सामर्थ्य था कि वो युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे उस समय। तो ये सारी कल्पनाएं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ है। और बाद में जब हम वैदिक युग में आते हैं या प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक युग में आते हैं, तो संचार की परंपराओं में भी काफी परिवर्तन होता है। प्रकृति के माध्यम से हमने संवाद करना सीखा है। कालिदास का मेघदूत, वो जो विरहणी है, वो अपने प्रिय को जब संदेश भेजती है तो मेघ को आधार बनाती है, देखिए, प्रकृति के माध्यम से। और जब कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की विदाई हो रही होती है,
तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कहीं दुखी है, व्यथित है। कोई दुखी व्यथित नहीं है, लेकिन कवि की कल्पना है किस तरह से प्रकृति के साथ हम सामंजस्य बिठा लेते हैं। और कालांतर में हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत, वो तो प्रकृति के प्रेमी थे, छायावाद के माध्यम से उन्होंने बात की। तो किस तरह से प्रकृति के साथ हमने अपना एक तादात्म्य स्थापित किया। तो हर युग की अपनी अपनी परंपराएं रही है। तो इन्हीं परंपराओं को समझने के लिए, भारत की उस ज्ञान परंपरा को समझने के लिए आज हम बात करेंगे प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह से, जिनका भारतीय संचार परंपरा में विशेष अध्ययन रहा है। काशी विद्यापीठ बनारस, उसमें लगभग 3 दशक से अधिक समय तक आपने अध्यापन कार्य किया है। काशी विद्यापीठ का मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, वहां के आप निदेशक भी रहे। टूरिज्म का जो सेंटर था वहां, उसके भी आप निदेशक रहे। लेकिन मुख्य जो आपका विषय है वो पत्रकारिता और जनसंचार रहा। लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, और उन पुस्तकों में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, भारतेंदु पुरस्कार। वो पुरस्कार आपको मिल चुका है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाबूराव विष्णु पराडकर जी का हिंदी पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम रहा। आज के माध्यम से मराठी भाषी होते हुए हिंदी पत्रकारिता में जो उनका श्रेय है, इसलिए हमें तो हिंदी पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं उनको। तो पराडकर जी के नाम से जो ये पुरस्कार है वो भी आपको मिल चुका है। संयोग से मेरा नाम भी उस पुरस्कार के साथ जुड़ा है, तो अपने आप एक गर्व की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो इन राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कारों के साथ साथ अनेक संस्थाओं ने आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध अनुसंधान के लिए पुरस्कृत किया है। 60 से अधिक शोध पत्र आपके अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। काशी विद्यापीठ में अध्यापन शुरू करने के पहले आप संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं। मूलतः जौनपुर आपका जन्म स्थान है, और वहीं प्राथमिक शिक्षा आपकी वहीं हुई। और फिर बीएचयू से आपने जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की, पीएचडी किया, और पॉलिटिकल साइंस में भी आपने एमए किया। इसके अलावा योग में भी आपकी रुचि रही है, और आपने डिप्लोमा भी योग में किया है। नेपाली भाषा में आपने डिप्लोमा किया है। फोटोग्राफी और कंप्यूटर्स के आप के क्षेत्र में भी आपने विशेष दक्षता हासिल की है। अध्यापन से आने से पूर्व आप मीडिया के साथ आपका जुड़ाव रहा, और एक बहुत ही पुरानी हमारे यहाँ संवाद समिति है, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं या जिन्होंने संवाद समिति का इतिहास पढ़ा है उन्होंने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान समाचार, जो एक मल्टीलिंगुअल न्यूज एजेंसी थी हमारे देश की। हिंदुस्तान समाचार के आप डायरेक्टर रहे, और उस एजेंसी के साथ एक आपकी लंबी पारी रही, और उसके बाद फिर आपने शिक्षण में प्रवेश किया। तो इस प्रकार आपने जर्नलिज्म और उससे जुड़ी हुई विधाओं पर जो शोध अनुसंधान किया, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो हमारी ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, वो आपका एक विशेष रुचि का विषय है। तो हमने सोचा कि हमारी श्रृंखला की शुरुआत आज उन्हीं के माध्यम से की जाए। तो मैं हमारे बहुत पुराने मित्र आदरणीय ओम प्रकाश से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी। सर। सबको नमस्कार। आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर जी। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र संजीव भनावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आपसे मिलने का अवसर दिया। इस अवसर पर मैं कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्या के लिए स्थापित प्रतिष्ठित दिल्ली का संस्थान भारतीय विद्या संस्थान जो है, उसके निदेशक यमन हुंडा साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिसने आज यह अवसर उपलब्ध कराया। BVICM नई दिल्ली का यह प्रयास स्तुत्य है। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग जिस प्रयोजन से जुड़ सके उसके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, और उसके लिए विशेष रूप से आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी सरकार ने NEP नई शिक्षा नीति 2020 लागू किया,
अन्यथा भारतीय चिंतन पर सोचना, भारतीयता की बात करना दूर की कौड़ी और दूर की ढोल थी। इसलिए ऐसी सरकार और उसके प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना आवश्यक है। विषय बड़ा लंबा है। वैसे ये देखा जाए कि मैंने 1990 में 91 में ही भारतीय विद्या का कार्य संचार के क्षेत्र में शुरू किया। जैसा हमारे मित्र प्रोफेसर संजीव भनावत जी ने बताया, मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक था। वहां एक अंग्रेजों का दल आया, विशेषकर वह दल संबंधित था मार्शल मैकलुहान सोसाइटी जो है अमेरिका की, उसके लोगों का। उनका एक सवाल था, चूंकि मैं एमजे किया था, पीएचडी भी किया था, संचार माध्यमों पर मैंने शोध किया था। उनका एक सवाल था कि भारत में भी क्या संचार का कोई सिद्धांत है? तो उस समय तक जैसे सामान्य उदाहरण दिए जाते हैं, मैंने वर्बल ये सब बताया, वैदिक। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ ये ठोस बात नहीं हुई। तभी से मैंने इसको खोजना शुरू किया। उसी बीच हमको एक पुस्तक हाथ लगी। ये दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था, उसमें जाने का अवसर मिला। वहां एक पुस्तक हाथ लगी जिसमें ओशो के कुछ व्याख्यान थे, और उसमें मिला मार्शल मैकलुहान के मीडिया इज मैसेज पर 2 व्याख्यान मिले। मैंने कहा वो तो हमको सूत्र मिला कि कहां से, और उन्होंने अगर उस बात पर जाऊंगा तो मार्शल मैकलुहान की जो व्याख्या है उस पर जाऊंगा जो ओशो ने कहा, तो बात बहुत बढ़ जाएगी, समय लगेगा, समय की सीमा है। तो उसमें उन्होंने मीडिया इस मैसेज पर 2 व्याख्यान दिए हैं, आप देख सकते हैं। वो मेरी पुस्तक संचार के मूल सिद्धांत हिंदी में, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये है। एक राजकमल से प्रकाशित है, एक वाणी से, दिल्ली से। हम इसलिए पासिंग रेफरेंस देते हुए निकल रहे हैं कि विषय की लंबाई है। सबसे पहले हम आते हैं, मैं दावे के साथ करता हूं कि दुनिया में जो संचारविद हैं उसमें एक चीज कहूंगा कि आज का विषय है फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन, मतलब भारतीय संचार के मूल तत्व क्या है। तो सबसे पहले आते हैं भारतीय संचार की बात जब हो रही है। इंडिया हमारे यहाँ तो भारत हमारा मूल शब्द है, और एक अवधारणा इस खोज में मुझे मिली कि भारत शब्द दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से नहीं आया है। ऋग्वेद में और सामवेद में मंत्र आते हैं, उदग्ने भारत द्युमत, उदग्ने भारत द्युमत। इसका अर्थ है, भारत का अर्थ है जो दुनिया का भरण पोषण कर सके। ये ऋग्वेद का वाक्य है। और दुनिया के भरण पोषण से क्या है, अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है, दुनिया का, और दुनिया का संसार का। तो ये है कि भारत का व्यापक अर्थ है जो दुनिया के संदर्भ में सोचता है। मतलब ऋग्वेद काल में महर्षियों को मालूम था कि हम ही नहीं हैं, केवल भारत जो भौगोलिक है ये नहीं है, बल्कि क्या है, विश्व भरण पोषण। और ये परंपरा का हम इसलिए कह रहे हैं, उस भारत की हम बात कर रहे हैं जिसका चिंतन इतना गंभीर होगा। फिर इसलिए ऋग्वेद से लेकर के आज तक की परंपरा में देखें तो कुछ चीजें अनावरत रूप से चली आ रही हैं। अब हम धीरे धीरे संचार के उन सूत्रों को जो भारतीय समाज में हैं, हम तो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के समाज में संचार के जो तत्व हैं वो भारत से ही गए हुए हैं।
उसका इसलिए हम व्याख्या करें कि सबसे पहले मेरे मन में एक प्रश्न उठा मार्शल मैकलुहान सोसाइटी के उस उत्तर के बाद कि संचार 4 प्रकार का ही क्यों? संचार के जो हैं विद हैं, समाजशास्त्री हैं, संचार को 4 भागों में ही बांटते हैं। आभ्यंतर संचार इंट्रापर्सनल, अंतरवैयक्तिक इंटरपर्सनल, समूह ग्रुप और मास जन। इस अवधारणा पर 4 ही प्रकार क्यों? इसका उत्तर हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें मिला। क्योंकि संचार का सूत्र जो है मनुष्य से मनुष्य तक शुरू होता है। हम आपको सूत्र केवल यहां बता सकते हैं क्योंकि समय कम है। अब पुरुष शब्द आया हुआ है संस्कृत में, और पुरुष 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो पुरुष, उत्तम पुरुष की व्याख्या है जो सूचना और जो कहे, और ये कौन है? आई, मैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष है जिससे कहा जाए ही शी, और उत्तम प्रथम पुरुष हुआ है, अन्य पुरुष है दे, और यू जो है मध्यम पुरुष है, यू जो सामने बैठा है, और सबसे मिल करके जो बनता है वो वी है। वी में आई, यू, ही, सी, मध्यम तो तुम है, सब मिल जाते हैं, और यही संचार के भेद का आधार है। आई, मैं, और आई से 2 संचार जुड़े हुए हैं। पहला संचार जुड़ा हुआ है आभ्यंतर संचार। मैं कहता हूं कि आई, माई सेल्फ, आई, हु इज आई, इसकी व्याख्या इंट्रापर्सनल में है। और आपको मैं बताऊं, आभ्यंतर संचार पर भारत में जितना लिखा गया है, अगर उसको हम इकट्ठा करें तो कई हजार पन्नों का ग्रंथ बन जाएगा। उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि भर्तृहरि का नाम, भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि, भर्तृहरि, उन्होंने लिखा है वाक्यपदीयम पुस्तक। वाक्यपदीयम के ब्रह्म कांड में इंट्रापर्सनल संचार, आभ्यंतर संचार की पूरी व्याख्या है। अब आता है अंतरवैयक्तिक संचार, तो अष्टाध्यायी कहता है, महाभाष्य में भी कहा गया है, जिससे कहा जाए, माध्यम जिस जो सामने हो, उपस्थित हो, या जिससे संबोधित किया जाए, तो हो गया अंतरवैयक्तिक, जो छोटे समूह को समाज वैज्ञानिक बांटते हैं। और इसे विल्बर श्रेम और सबने इसी को व्याख्या किया। और उसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन, जो उपस्थित नहीं है उनके विषय में ही सी दे, ही सी दे, उपस्थित नहीं है उसके विषय में बात हो रही है। लेकिन जब वी की बात आएगी, मास कम्युनिकेशन की, तो हम समस्त जितने प्रकार के संचारक हैं, तुम वे सब सम्मिलित हो जाते हैं, और व्यापक मास, इसीलिए मास कम्युनिकेशन जन संचार की व्याख्या है अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, मतलब लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, जिसमें व्यक्ति पहचान खत्म हो जाए। ये सूत्र मिले हुए हैं। लेकिन हम एक चीज ये कहेंगे कि भारतीय संचार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से अगर बात करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बल दिया गया है वो है त्रिगुण का। भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारतीय समाज की, भारतीयता का मुख्य आधार है त्रिगुण, सत, रज, तम। जो भी सनातन धर्म है, ये सनातन पंथ के हैं, पूरा लिटरेचर है सत, रज, तम पर है। अब आप कहेंगे सत का मतलब है सत्य भाषण, तपश्चर्या, ज्ञान, ये समस्त चीजें सत में आती हैं। रजस का मतलब है अहंकार, भौतिक साधनों का उपभोग, ऐश्वर्य, ये सब उसमें आते हैं रजस में। तमस में क्या आता है? तमस में आता है ईर्ष्या, द्वेष, कलह, इसी पर आधारित किया गया है। और
श्रीमद् भागवत में ये वर्णन है कि सत रज तम ये तीनों गुण सब में समाहित हैं। और हमें कहें आज का जो मनोविज्ञान कहता है, हर आदमी न सन्यासी बनना चाहता है, हर आदमी न पत्रकार बनना चाहता है, हर आदमी न डॉक्टर बनना चाहता है, न हर आदमी इंजीनियर। इसका उत्तर कहाँ मिलता है? इसीलिए भगवान ने त्रय गुणों मया सृष्ट है, गीता में कहा है कि 3 गुण मैंने सृष्ट किए हैं, सत रज तम। इन्हीं के अनुपात से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सत प्रधानता है तो तपश्चर्या में, सत अधिक प्रधान हो गया तो तपश्चर्या में लीन हो जाएगा, अध्यात्म में लीन हो जाएगा। रजस प्रधान होगा तो समाज में उद्योग करेगा, अर्थ अर्जन करेगा, और तमस प्रधान होगा तो हिंसा व्यभिचार ये सब करेगा। ये 3 गुणों के आधार पर देखिए, ये अवधारणा जो हमारी बनी है, ये हम इसलिए कहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन, भारतीय संचार के मूल तत्व की बात कर रहे हैं। तो सत रज तम निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। वैदिक काल से लेकर के आज तक जितना साहित्य है, सत, कबीरदास भी कहते हैं सत बोलिए, और हमेशा निंदा की किया गई है असत्य भाषण की, मिथ्या। आज भी हम कहते हैं कि झूठ बोल रहा है। तमाम न्यायालय सत्य की खोज में ही करते हैं और असत्य को अपराध घोषित करते हैं। तो हमारी अवधारणा है। और एक चीज है, दुनिया के किसी साहित्य में सत रज तम जैसे 3 गुणों के चर्चा नहीं है। ये हमारा वैल्यू है। सत ट्रू नहीं है। सत्य क्या है? सत्य के कुछ आधार हैं, सत्य भाषण, तपश्चर्या, स्वाध्याय, आध्यात्मिक वृत्ति, आत्मचिंतन, ये सब है। रजस का है और तमस का मतलब है अनट्रुथ नहीं है। अब इन प्रवृत्तियों के आधार पर फिर अगली जो संकल्पना होती है पूरे भारतीय साहित्य में, वो होती है युग की। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, युगों का आवर्तन गुणों के आधार पर होता है। अब आपको बताएंगे कि इतना बड़ा अलौकिक भारतीय ज्ञान है। 3 गुणों के आधार पर 4 युगों की कल्पना की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। सतयुग सत्य प्रधान युग है। अब देखिए, सत्य प्रधान युग। त्रेता रजस प्रधान। द्वापर में 2 गुण मिलते हैं, रजस और तमस। और कलियुग जो है ये तमस प्रधान है। अब एक चीज भारतीय सिद्धांत और कहता है, ना सतो भावतो विद्यते, ना भावतो विद्यते सत। सत का कभी खत्म नहीं होता सत, और न असत कभी खत्म होता है। इनके युगों में अनुपात बदलते हैं। वैसे है जैसे वर्षा ऋतु आती है तो गर्मी वाले जो घास फूस हैं खत्म हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी उनका संयोजन रखती है। अनुपात बदल गया, वो लुप्त हो गए। फिर जाड़ा आता है तो बरसात के पौधे लुप्त हो जाते हैं। तो भारतीय मान्यता यह है कि सत्य कभी खत्म होने वाला है ना, सत्य दोनों रहते हैं। इनका अनुपात बदलता है। अब इनके युगों में क्या अनुपात है? अब इसके लिए 2 चीजों की व्याख्या की गई युग के आवर्तन के लिए, धर्म और अधर्म। अब धर्म का आधार भारतीय मनीषा में कहीं पूजा पाठ नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिन चीजों को मैं कह रहा हूं, सत रज तम, सत्य असत्य, 4 युग की भावना, ये आज भी अनंत काल से आज भी हमारे बीच विद्यमान है और उसके गुणों को लोग जानते हैं। धर्म का क्या है? धर्म का अर्थ वही है, ये गुण से है। कहते हैं ये तो याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है, ये तो लोकाभ्युदयो निश्चय सिद्धि स धर्म, जिससे लोक का कल्याण हो और परमार्थ की प्राप्ति हो, निश्चय सिद्धि स धर्म, वही धर्म है। भारतीय मनीषा ने क्या किया है, धर्म के 4 चरण, जैसे मृगा होता है ना, उसके 4 पैर होते हैं, पशु के 4 पैर होते हैं,
इसी तरह धर्म भी 4 पैर वाला है। ये कल्पना मान की गई है। और अधर्म भी 4 पैर है। अब आपके मन में होगा कि धर्म के और कौन है? धर्म के 4 चरण कौन है? सत्य, दया, तप, दान। सतयुग में सत्य, दया, तप, दान चारों रहते हैं, चारों का वर्चस्व रहता है। अब त्रेता में दया, तप, दान रह जाता है और द्वापर में आकर के और दान, और कलयुग में केवल दान रहता है। अब असत्य के कौन है? असत्य भाषण, हिंसा, मोह, लोभ, मोह और द्वेष, ये 4 पद हैं। कहता है हमारे श्रीमद् भागवत में और मनीषियों ने कहा है कि सतयुग में धर्म चारों चरण से रहता है, जो हमने कहा भी ना सतो भाव ना विद्यते सब। लेकिन सतयुग में अधर्म 1 चरण 1/4 रहता है और सत पूरा रहता है, 100%। त्रेता में धर्म 75% 3 चरणों पर रहता है और अधर्म के 2 चरण हो जाते हैं, माने 50% हो जाता है। और जब हम द्वापर में आते हैं तो धर्म 50% 2 चरणों से, अधर्म भी 2 चरण से, और 3 चरणों से हो जाता है। 75% अधर्म की वृद्धि वो बढ़ जाती है। माने अधर्म, जो धर्म है वो अधर्म पर भारी होता है। और कलयुग में 100% अधर्म होता है, धर्म 25% 1 चरण बच जाता है। ये युग की जो कल्पना है, हमारे मन में जो आता है कि ज्योतिषी बताते हैं कि युग की कल्पना गणना से, तो श्रीमद् भागवत कहता है जैसे जैसे सत्य का ह्रास हो जाता है, असत्य बढ़ता है, धर्म का ह्रास होता है। लेकिन कलयुग में भी धर्म का एकदम समापन नहीं होता, बल्कि 25% 1 पांव से धर्म बचा रहता है। इसकी बात हो गई, 4 युगों की बात हो गई। अब आपके सामने आते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए, 4 पुरुषार्थ। देखिए, भारतीय समाज है, भारतीय मनीषा ही वह है जो कहती है पुरुषार्थ माने जीवन का लक्ष्य। 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ में कौन कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये कहीं कल्पना से नहीं लाए गए हैं। ऐसा है मानव समाज में मनुष्य जो है, इसके 4 आधार हैं: शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। मनुष्य जो दिखाई पड़ता है, इसमें 4 चीजें, 4 इसका रूप है। जैसे शरीर है, ऊपर दिखाई पड़ता है, फिर मन एक है, अंदर का 3 रहस्यमयी है, अंदर है मन, फिर बुद्धि, फिर और आत्मा। तो शरीर का धर्म क्या है? जैसे डिस्कनेक्ट हो गए क्या? अर्थ क्या है? काम है। चित्त का नेटवर्क इशू आ रहा है शायद। हाँ जी सर। तकनीकी बाधाएं हैं। पुरुषार्थ 3 कामनाओं की जिक्र मुख्य रूप से किया गया है, जिसको ऐषणा नाम से कहा गया है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। धन, संपत्ति, वैभव जुटाना, वही रजस की भाव है। Participants after Om Prakash Sir will end up his speech. Then you can drop your message in the chat box and also ask question by raising the hands.
Till the time, stay connected with us. I guess there is देखिए कहना है प्रॉब्लम आ रही है, उनको पता नहीं पड़ रहा है शायद। जी सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जितने भी दुनिया भारत में चीजें हैं उस सभी कर्म सभी को 4 पुरुषार्थों में बांट दिया गया है। अब आता है कि संचार किस पुरुषार्थ में है। जैसे पढ़ना लिखना ये सब अलग पुरुषार्थ में आ जाएंगे, ठीक है। तो संचार को हम इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में और वात्स्यायन के काम सूत्र में भी आया है। संचार काम के पुरुषार्थ में है। लेकिन एक चीज मित्रों सुन लीजिएगा, काम सेक्स का अनुपूरक नहीं है। काम के लिए जो संस्कृत में शब्द है काम्यते, जिसके लिए इंग्लिश में है विश, इच्छा, विश आर डिजायर, इच्छा। और सेक्स के लिए हिंदी में संस्कृत में मैथुन शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए काम माने काम्यते। और बृहदारण्यक उपनिषद और ये जो काम सूत्र है वात्स्यायन का, इसमें आया हुआ है कि मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का गुणधर्म काम है। अब 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं जिनका गुणधर्म काम कहा जाता है? वो है आंख, कान, मुख, नासिका और त्वचा, इसके साथ मन। ये 6 का मन उभयेंद्रिय है, इसका गुणधर्म है। कर्मेंद्रियों का गुणधर्म नहीं है, जन्नेन्द्रियों का गुणधर्म काम नहीं है। ये वात्स्यायन से लेकर बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। लेकिन इसकी कितनी गलत व्याख्या कर दी गई कि काम को हटा दिया गया। इसलिए 4 पुरुषार्थों की बात की गई है और परम लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व को प्राप्त करना, क्योंकि मोक्ष आत्म तत्व है और इस तत्व की बात की गई है। इसके साथ एक बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ा संदर्भ आया हुआ है, वो है, पहले मूल सूत्रों को है, वह संदर्भ है शब्द का। शब्द पर इतना लिखा गया है, देखिए शब्द के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। आप कहेंगे कि शब्द गजब है भैया, मूर्त रूप क्या है, अमूर्त क्या रहे? दिखाई पड़े विजिबल है, नॉन विजिबल है। कहा गया है अक्षर, ऋग्वेद में आया है। ऐसा है, ज्ञान की 2 धाराएं कही गई हैं, उसमें है एक अक्षरा और एक सरस्वती की। सरस्वती की प्रवाहमान धारा है जो निरंतर चली आ रही है। अक्षरा जो है उसको अक्ष, आंख को संस्कृत में अक्ष कहा जाता है। और अक्षरा, अक्षर जो है उसी से बना है। अक्षर की परिभाषा क्या है? अक्षरा अक्ष यत्र रमन्ते स अक्षरा। आंख जिसको देखे, जिसमें रमे, तो ये जो हमारी वर्णमाला है ये अक्षरा है, इसीलिए इसको दृश्य कहा जाता है। अब आप देखिए अक्षरा कितना है, अक्षर को अक्षरा कहा, दृश्य कहा, इसलिए आंख से उसका संबंध है, जो भी कहा गया है। और 5 ज्ञानेंद्रियों की भी बात करते चले, इसलिए इसी समय शब्द की बड़ी की। और अमूर्त रूप क्या शब्द जो हम आप तक सुनाई पड़ रहा है, ये अमूर्त है। हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, एक श्रोत कान से, मुख से निकला हुआ निकली वाणी दूसरे कान, दूसरे शरीर में कान के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से पहुंचती है और हृदय में रमती है, फिर वो मुख से निकलती है। तो एक चीज महत्वपूर्ण यहाँ है कि इसीलिए 5 ज्ञानेंद्रियों का गुणधर्म कहा गया मन सहित। अच्छा, मन जब युक्त होता है, जैसे हाथ को उठाना है तो मन जब जुड़ेगा तो हाथ उठेगा, इसलिए मन को उभयेंद्रिय कहा जाता है। हर इंद्रियों से मन का संयोग होने पर, जुड़ने पर ही कार्य होता है। अब इसके बाद आइए, अब देखिए कि कैसे संचार के माध्यमों का विभाजन हुआ। इसका उत्तर यही मिलता है 5 ज्ञानेंद्रियों में। तो पहली ज्ञानेंद्रिय है दृश्य, और दृश्य का क्या है जानते हैं?
इसको पंच महाभूतों में कहा गया है। पंच भूत क्या है? उसमें है, ऐसा है कि रूप है, इसको हमारे साहित्य में कहा गया रूप है। रूप का गुण धर्म है दृश्य, और दृश्य का इंद्रिय है आंख, जो देखे, इससे दृश्य माध्यम हुए, जिसको कहते हैं विजुअल। कान का गुण धर्म क्या है? ऐसा है, इसका है शब्द, और ये शून्य है, और इसकी इंद्रिय कौन है? कान। रूप शब्द हो गया। और जिह्वा का क्या है? जिह्वा का है रस, जो जल स्वाद ये आता है, रस। अब इसके बाद गंध है। अगर गंध है तो गंध को कौन इंद्रिय जानेगा? नासिका। स्पर्श है, हवा चल रही कि नहीं चल रही है, ठंडा है गर्म, इसको त्वचा बताएगी, त्वक। तो ये 5 इंद्रियां हैं जो बाहर की सूचना, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वाक्य पदीयम में इसकी अच्छा, ये इसकी व्याख्या वाक्य पदीयम में भारतीहर ने विस्तृत रूप से किया है। पूरा दर्शन सांख्य दर्शन इससे भरा हुआ है, और हमने इसको छोड़ दिया। तो अब ये बताइए, बाहर की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हवा चल रही है, कोई शब्द सुनाई पड़ रहा है, आकाश में मेघ गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, इसके लिए हमारे यहाँ 5 प्रकृति की सूचनाएं पाने के लिए 5 इंद्रियां हैं। और उस आदमी की कल्पना जरा करिए कि जिसकी 5 इंद्रियों में 2 इंद्रिय अगर खत्म हो जाए तो कैसे आपसे संपर्क करेगा? ना आपकी बात सुनेगा, आप उसकी सुनेंगे। क्या है? आंख और कान। एक व्यक्ति की कल्पना करिए, मैंने देखा है, उसका उदाहरण हम अब समय मिलेगा बताऊंगा, कि एक ऐसी महिला जिसकी आंख खत्म हो गई थी, कान से सुनाई नहीं पड़ता था, उसके बेटे की मौत हुई, लेकिन उस दुख में सम्मिलित नहीं हुई, वो अपने अनुसार ही बात करती थी। तो आपको बताऊं, आंख से दृश्य माध्यम, कान से श्रव्य माध्यम, और आंख कान की मिली प्रक्रिया जो हुई कि शब्द सुनाई पड़े और दिखाई पड़े, इससे दृश्य श्रव्य माध्यम बने, माने विजुअल ऑडियो और ऑडियो विजुअल। तो विजुअल क्या हुआ? मूर्ति विजुअल है, दृश्य है। पोस्टर अक्षर दृश्य है। मंत्र शब्द उच्चारण श्रव्य है। अब नृत्य अगर देखिए तो पैर में घुंघरू बाज रहा है, ये जो है, अच्छा, वाद्य यंत्र श्रव्य है, और घुंघरू बज रही है और नृत्य हो रहा है, तो दृश्य श्रव्य हो गया, नाटक दृश्य श्रव्य है। तो इस तरह से जो मीडिया का विभाजन हुआ, वो भारतीय मनीषा कहती है कि इंद्रियों के, अगर इंद्री आंख नहीं होती तो दृश्य माध्यमों का उद्भव नहीं होता, कान नहीं होते तो श्रव्य नहीं होता, और दोनों नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, दृश्य नहीं है। अब ये बताइए, किसी की त्वचा से संवेदना खत्म हो जाए तो उसको ठंडे गर्म का पता लगेगा? अगर किसी की नासिका से सुगंध गंध ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो जाए तो दुर्गंध या सुगंध में अंतर नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जिह्वा स्वाद बताती है। तो हमारे यहाँ 5 तत्व निश्चित कर दिए गए और 5 प्रकार की सूचना के स्रोत बताए गए। ये मीडिया के विभाजन का रहा, क्योंकि यहाँ हम शब्द की बात कर रहे हैं। अब शब्दों का विभाजन, शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया? अब ऐसा है कि लोग कह सकते सब, इसलिए ब्रह्म का शब्द है जो विवर्त हो, जिससे चीजें पैदा होती हैं और जिसमें समाहित हो जाती हैं। अब कहेंगे ये कैसे? यह कहा गया है कि दुनिया में जो कुछ है उसमें शब्द है। पानी गिरेगा, शब्द आवाज होगी, हवा चलेगी आवाज होगी, आग जलेगी आवाज होगी। तो शब्द के 2 रूप हैं, रूपी और अरूपी। ठीक है, अब रूपी अरूपी की आगे हम बात करेंगे, शब्द किस रूप में। तो सबसे पहले है, शब्द के 2 रूप हैं, चित्त और अचित्त, 2 भागों में बांटा गया। माने पृथ्वी में भी आप पृथ्वी पर पैर पटकिएगा आवाज आएगी, शब्द है। और आपको बताऊं, ये
ब्रह्मकांड में, वाक्यपदीयम के ब्रह्मकांड में भर्तृहरि ने ये कहा है कि हिमालय, हम आज से आपसे बात कर रहे हैं और हम कहें कि कैलाश पर्वत है, पर्वत पर शिव रहते हैं, तो आपके मन में एक बिंब बनेगा ना कैलाश और शिव का। जिसके मन में बिंब बनेगा तो सामने क्या बनेगा? देखिए, एक रूपता है, ये भाषा का सिंबोलीकरण है। और इसीलिए हमारे यहाँ एक कहा गया है प्रतीक, सिंबल, प्रतीकात्मक, इसी के आधार पर मूर्तियां बनी हैं। क से कमल क्यों, इसी क्यों पढ़ा जाता है? ए फॉर एप्पल, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में बिंब बने। और ये बिंबन का जो सिद्धांत है, ये ऋग्वेद आदि में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। तो हम आपको कहेंगे आपके सामने कैलाश शिव, तो आपके सामने एक पिक्चर आएगी कि पर्वत रेखा, पहाड़ का टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनेगा, उस पर शंकर पार्वती। जो भाषा जानता होगा वही चित्र बनेगा। अगर प्रतिबिंबन नहीं हुआ मस्तिष्क में, तो अंग्रेजी जो जानता होगा, अंग्रेजी वो सुनेगा कि कैलाश शिव, उसमें कोई उद्दीपन नहीं होगा, इसलिए प्रतिबिंबन नहीं होगा, वो भाषा बोध नहीं होगा। तो भाषा बोध एक प्रतिबिंबन है, प्रतिबिंब उत्पन्न करना, यही भाषा बोध है। इसकी चर्चा हमारे वैदिक ग्रंथों में और सब में है, वाक्यपदीयम में भी है, और सब जान सकते हैं। अब सवाल यह है, तो अब शब्द को जल्दी जल्दी से समेट रहे हैं। शब्द के दो भाग हैं, चित्त और अचित्त। अचित्त में क्या है? एक रूपी है, अरूपी। रूपी माने दिखाई पड़ने वाला, अरूपी माने न दिखाई पड़ने वाला। तो रूपी कौन है? पृथ्वी। शब्द में है, भारतीय सिद्धांत के अनुसार इसमें शब्द है आग, आग जलती है, दिखाई पड़ती है। सबके गुण है, अग्नि का गुण ऊपर है, इसीलिए ऋग्वेद के पहले मंडल में कहा अग्निर्मीडे पुरोहितम, अग्नि का गुण ऊपर है, और उसके बाद जल दिखाई पड़ता है, जल का नीचे है, इसीलिए जल पत्तन का उदाहरण दिया जाता है पानी से, और विकास का उदाहरण अग्नि से, और पृथ्वी स्थिरता का प्रतीक है, न ऊपर जाती है न नीचे, स्थिर है। अरूपी में क्या है? दिशा, काल, आकाश। कभी दिशा को देखा है? अनुमान है, दिखाई नहीं पड़ती, पानी की तरह, आग की तरह। आकाश दिखाई नहीं पड़ता, कुछ ऊपर दिखाता है नीला, वो आकाश नहीं। आकाश में कितनी चीजें हैं। काल, काल का बोध है, काल समय दिखाई नहीं। तो उच्च तत्वों में क्षिति, जल, पावक, गगन, हवा हमको नहीं दिखाई पड़ती, ये अरूपी है। अब आपको बताएं अगला। अब चित्त के दो भाग हैं, ज्ञानात्मा, परमात्मा। ज्ञान का श्रेष्ठ ईश्वर है, और परमात्मा के बाद ज्ञानात्मा दो भाग में है, अवाक, सवाक। एक बोल सकता है पशु, अवाक, अवाक और सवाक। अवाक में वृक्ष बोलता नहीं, लेकिन जेसी बसु ने कहा, सिद्ध किया ना कि वृक्षों में भी शब्द है। छुई मुई को जा छोड़िए, कितने वृक्ष हैं जो आपके शब्द से चलते हैं। अब तो ये भी हो रहा है कि संगीत बजा दीजिए तो गेहूं, चावल, इनका उत्पादन वृक्षों में आम आदमी में फल आ जाते हैं। अभी एक व्यक्ति मुझसे मिले थे मुंबई में, बताए कि उनके यहाँ आम का पेड़ था, कई वर्षों से फल नहीं आए थे। उनके यहाँ यज्ञ हुआ, मंत्रों को उच्चारण हुआ, फल आने लगे। कहने का मतलब है कि अवाक, वृक्ष, वनस्पति इसमें, और सवाक में है कंट्रोल में नहीं यार, कैसे सरकार चल रही है, अधिकारी कैसे कहते हैं, ऐसा है। सवाक में मनुष्य और पशु है, और सवाक में भी पशु भी बोलता है, लेकिन अस्पष्टता रहती है उसके वाक का, कोई न व्याकरण है, न अर्थ है, न कुछ है। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो चिड़िया अपना संदेश देती है दूसरे को, सुख दुख आदि का, वो उनकी एक भाषा है जिस कोडिंग में करते हैं। लेकिन मनुष्य की तरह प्रचुर भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र और उसके नहीं जाता है। तो एक सवाक है, अस्पष्ट वाक है, जो बोलता है उसके प्रतिबिंबन होते हैं। तो शब्द की इतनी व्याख्याएं हुई, अब आते हैं वाक।
के सामने होगा कि भाई ये वाक क्या बला है। भारतीय मनीषा ने बहुत विचार किया। पतंजलि योग दर्शन में, योग सूत्र में ये वर्णन है। और शब्द की दृष्टि से ये जो 4 स्थान प्रमुख हैं, भाषा वैज्ञानिक भी इसे प्राचीन भाषा वैज्ञानिक भी मानते हैं, और भर्तृहरि ने भी वाक्यपदीयम में के ब्रह्मकांड में भी लिखा है। मूलाधार नाभि, कंठ, नाभि, हृदय एवं कंठ, 4 वाक का सिद्धांत ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आया है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। और उसमें परा जो है, जैसे समाधिस्थ और परा, परा वाणी होती है जिसको कि पारमार्थिक लोग या दैवी जितने भी दुनिया के धर्म संप्रदाय हैं, जो मुक्ति से और परमार्थ ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, तो और समाधि की अवस्था में परावाणी ही उनका आधार होती है। इसलिए कहा जाता है 3 लौकिक हैं, एक अलौकिक है, परा अलौकिक है। 3 वाणियां कौन है उसके बाद, परा के बाद? पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। पश्यंती का केंद्र, परा का मूलाधार है, पश्यंती का नाभि है, शरीर का मध्य, और मध्यमा का हृदय, और वैखरी का कंठ है। कबीर दास भी कहते हैं वैखरी वाणी की बात कबीर दास जी ने भी किया है। एक चीज और बताएं, महाभाष्य में मुझे मिला कि दुनिया में मैंने बहुत खोजा, बहुत लोग कहते हैं बुद्धि को, जो भगवान ने बुद्धि को जो प्रकट कर दिया मनुष्य में, बुद्धि की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, मस्तिष्क मानस क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, तो उसके लिए महाभाष्य में कहा गया है नाभि पर ध्यान केंद्रित करे मनुष्य तो उसके बुद्धि का विकास हो जाता है। जो माइंड की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान केंद्र मस्तिष्क में ऊपर करना दूसरी चीज है, तो परा के लिए है, मुक्ति के लिए है, लेकिन नाभि में केंद्रित करिए तो आदमी की तार्किक शक्ति, बौद्धिक और रचनात्मक शक्तियां ये बढ़ जाती हैं। तो माइंड कैपेसिटी, मस्तिष्क की शक्ति की विकास करने का है। तो यात्रा कैसे शुरू होती है? जब मन में कोई संकल्प आता है, तो परा तो छोड़ दीजिए, वो तो ऋषियों महर्षियों का है, वो समाधि में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके मन विचार। जैसे कोई आपका परिचित व्यक्ति हो, फोन करे, तो उसका चित्र आपके सामने नहीं होगा, उसकी वाणी से कुछ अनुमान लगाएंगे। तो पश्यंती में जब विचार कहते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, यही वाक है। वाक माने स्पष्ट, हमारे आभ्यंतर में शब्द कैसे यात्रा करता है, कैसे वो वाणी में परिवर्तित होता है, इसकी चर्चा है। ये 4 वाक का सिद्धांत है। तो जब ये सूक्ष्म रूप में रहता है तो कुछ नहीं, आभास, लेकिन जब वो वहां से चलता है तो फिर कंठ, हृदय तक पहुंचता है, तो उसमें रूप आकार आ जाता है। तो वो देखता है क्या, जैसे किसी ने कहा हिमालय, तो पहले व्यक्ति सुनेगा तो उस समय कुछ बोध नहीं रहेगा, तो कुछ उसके बाद चिंतन करेगा, तो क्रियाशीलता होना, सक्रियता होना, और अनेक उसके लक्षण बताए गए हैं पश्यंती के। पश्यंती माने दिशना, उस ओर उन्मुख होना। अब मध्यमा क्या है, जो हृदय में है, ये आपको एक बिंब बनाती है, उसी बिंब का आप उच्चारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहा कैलाश पर्वत की बात किया, तो आपके मन में सहसा नहीं आएगा। कैलाश पर्वत शब्द कान से हुआ, हृदय में प्रवेश किया और मध्यमा तक जाएगा, मध्यमा से फिर आपकी यात्रा शुरू हो गई, तो आपके मन में एक कुछ चित्र बिंब उभरना शुरू होगा। अब ये जो उद्दीपन की क्रिया है कि कुछ है, कह रहा है, वो सुना और आपके शरीर में क्रिया हुई। मध्यमा में एक शंकर पार्वती ये बन गए और आप कहेंगे कैलाश। कोई कहा कुर्सी, तो आपके मन में एक आकृति, ऐसा है कि अनेक शब्द आपके मन में विचार में भरे हुए हैं। अब कोई कहा कप और कुर्सी, दोनों विचार एक साथ आएंगे, दोनों का प्रतिबिंबन में कुछ समय लगेगा, तो पश्यंती। इसीलिए बच्चों को हम कहते हैं क से कमल, प्रतिबिंबन का सिद्धांत जो है यही दुनिया की सभी भाषाओं का आधार है। लेकिन चीज है
कि भारतीय ज्ञान शास्त्र में अभी एक धारा की ज्यादा चर्चा होती है, वो है वैदिक धारा। तो मूल तत्व जो हमने खोजा भारतीय चिंतन के और भारतीय संचार सिद्धांत संचार के, वो है त्रिगुण, 4 पुरुषार्थ, 4 युग, त्रिगुण सत रज तम, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके बाद शब्द और वाक, 4 वाक, परा पश्यंती मध्यमा और व्याख्या। ये गूढ़ चीजें हैं जिनको लोक में भी कहा जाता है, और वाणी को संतों ने वैखरी के रूप में लिया है। वैखरी जो कंठ से उद्भूत होती है लेकिन शुरू होती है मूलाधार से। तो कहने का मतलब है कि एक चीज और है, ये कई प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अपंगता का, लकवे का शिकार हो जाए तो क्या होगा, उसकी आवाज नहीं निकल पाएगी कंठ से। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी शरीर में वाणी की एक प्रक्रिया चलती है। अब आप एक आएंगे कि सतरज तम से संचार से क्या मतलब है, तो अब हम संचार के सिद्धांत से भी सतरज तम का सिद्धांत है। संचार के का जो अंग है वो क्या है, स्रोत है, फिर संदेश है, माध्यम है, श्रोता है। और संदेश का स्रोत का मतलब क्या है, भारतीय मीमांसा, भारतीय ज्ञान दर्शन में जो विद्वान हैं, माने किसकी बात करिए, ऐसा है कि न्याय सिद्धांत भारत का क्या कहता है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रिय आत्मने। कोई अगर समस्या आ जाए, वेद से निर्णय न हो तो स्मृतियों से करिए, स्मृति से न हो समाज के सदाचार से करिए, उससे भी निर्णय न हो तो किससे करिए। अब देखिए सदाचार की बात आ गई, जो आप निर्लिप्त व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनसे करिए, उनके आचरण से। इसीलिए महापुरुषों की वंदना पूजा हमारा ध्येय होता है। तो अब आप ये बताइए, हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि स्रोत कैसा होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि श्रेष्ठ लोगों के वाणी को सुनना चाहिए। वाल्मीकि महर्षि ने तपश्चर्या स्वाध्याय के बाद, ऋषियों ने वैदिक ज्ञान को आत्मसात करने के बाद, तपश्चर्या के बाद वैदिक ज्ञान दिया। पुराणों का ज्ञान वेद व्यास आदि के माध्यम से हमें मिला, मार्कंडेय महर्षि के माध्यम से मिला, और उपनिषदों के भी ऋषियों ने तपश्चर्या से प्राप्त किया। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जो निर्लिप्त हो, सत व्यवहारवादी हो, उसका मानिए। तो स्रोत कैसा होना चाहिए, और निंदा किसकी कही गई है, रजस की भी बात दूसरे स्तर पर है कि जो खुद स्वार्थ में लिप्त है, रजस गुण वाला है, उसकी बात से सामाजिक कल्याण नहीं होगा, इसलिए उसको भी महत्व नहीं दिया। स्रोत कैसा हो, सूचना देने वाला हो, किस पर विश्वास करिए। जैसे अभी संजीव भनावत जी ने कहा कि नारद जी सूचना देते थे। आपको मालूम है कि जब सती ने तन त्याग किया तो नारद जी से पूछा भगवान शिव ने कि आखिर सती ने तन त्याग किया, उन्होंने कहा हाँ। तो नारद क्यों, आई गेस सर इज फेसिंग, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है। के बाद जी जब सर। उठे तो चलो उन्होंने कहा कि दुनिया आपका जप करती है, आप नारद। नारद ने कहा ऐसा है, श्रेष्ठ मनीषी वो मैं खुद, गीता में भगवान ने कहा ऋषियों में देवर्षियों में मैं ऋषियों में नारद हूं। तो उन्होंने कहा जो दुनिया के लिए केवल सूचना लोकहित में परिपालन करने के लिए निरंतर रत है, ऐसे दुर्लभ व्यक्ति का नाम लेना पुण्यदायक है। तो स्रोत कैसा हो,
सत्यवादी, उसको प्रधानता दी गई, तमस नहीं, हिंसा, अहिंसक, दुराचारी का नहीं। तो स्रोत, उसके बाद संदेश कैसा हो। अरे संदेश की उच्चता के लिए तो सब लिखा गया, रामायण, महाभारत, वो वैदिक पुराण, संदेश पवित्र हो। और जब वाल्मीकि जी व्यथित थे तो भगवान नारद जी आए, उन्होंने कहा कि इस लोक में कौन श्रेष्ठ है, कि राम की कथा ऐसे नहीं लिखी गई, इसलिए लिखी गई कि इस लोक में कौन श्रेष्ठ है जिसका चरित्र गुणगान करने से लोक में मर्यादा श्रेष्ठ गुण बढ़ेंगे। तो संदेश कैसा हो, लोकहित का हो। माध्यम तो बता दिया गया कि इंद्रियों के आधार पर जो हो माध्यम की पवित्रता बताई गई। और माध्यम में एक चीज और है, उस समय आधुनिक माध्यम नहीं थे। एक चीज है, मीडिया के विषय में हमारा कुछ भ्रम है, इसलिए हमारे यहाँ माध्यम में भी वही सत्यवादी की पवित्रता है। माध्यम में क्या रेडियो सेट या टेलीविजन सेट माध्यम है? माध्यम में दो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंटल और कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक। जैसे माध्यम के दो भेद हैं, एक संज्ञानात्मक भाग, इंस्ट्रूमेंटल। रेडियो सेट इंस्ट्रूमेंटल है, संज्ञानात्मक क्या है, उसमें जाने वाला संदेश। तो जो संदेश वाहक है उसका चरित्र कैसा है। जैसे गांधी का विचार आप पढ़ेंगे, आपके मन में अरे गांधी जी ने ऐसा किया। आप परम पूज्य गुरु से सुनेंगे कि अरे अरे डॉक्टर हेडगेवार ने ये कहा। आप सुनेंगे कि श्री गुरु जी ने ऐसा किया, गोलवलकर जी ने ऐसा कहा, विवेकानंद जी ने कहा। तो आप, ये माध्यम है, तो टेलीविजन से उनकी बात आएगी, आप बहुत सुनेंगे। तो माध्यमों के विषय में प्राचीन काल में कहा गया कि जो मध्यस्थ है, जो सूचना को देने वाला है, प्रसारित करने वाला है, पांडुलिपि लिखने वाला है, वो कैसा हो, भी श्रेष्ठ हो। और श्रोता क्या है, एक चीज बताइए, पात्रता की बात की गई है। एक बड़ी कहावत है भोजपुरी कि भैंस के आगे बीन बजावे, भैंस खड़ी पगुराए। हमारे यहाँ पात्र पर हर चीज का दान भी सुपात्र को देना चाहिए, जो नीडी हो, ये कहा गया है। इसलिए हमारा ये कहना है। और एक चीज और हम बता दें आपको, युगीन साहित्य माना जाता है, इसलिए। सर थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। रामायण में सोने की लंका है, अयोध्या अपने आभ्यंतर से देख करके वैदिक मंत्रों को, ऋचाओं को पैदा की। कायिक दस्ता है, राम परशुराम संवाद होता है। ये संवाद का है, अंतर्वैयक्तिक है। केवट राम संवाद होता है, केवट राम सबरी संवाद होता है, राम विभीषण संवाद होता है, राम तारा संवाद होता है, राम बाली संवाद होता है, हनुमान रावण संवाद होता है, राम विभीषण संवाद होता है। ये है अंतर्वैयक्तिक। दो चीजें, अंतर्वैयक्तिक है और रजस पर आधारित है। और द्वापर जो है ये समूह पर है, समूह संचार का है। द्रौपदी के चीरहरण की भी सभा होती है, भगवान कृष्ण दूत बन के गए हैं तो दुर्योधन की सभा होती है, वहां सभाओं में ही सब चलता है। लेकिन रजस और तमस है। दुर्योधन ऐश्वर्य भी चाहता है और हिंसक उपद्रवी है, लाक्षागृह बनवाता है, और किस लिए, अपने स्वार्थ, पांडवों को जलाने के लिए। पांडव विजय करते हैं, इंद्रप्रस्थ बनाते हैं, वो अपहरण कर लेता है। तो रजस तमस है। और कलयुग में तो आप ही देख रहे हैं, यहाँ परमार्थ की बात नहीं। आपको बताऊं, इसलिए एक नाम मैं लेता हूं, ओशो ने कहा है, अब उनका व्याख्यान है, आप देखिएगा। उन्होंने कहा, ओशो ने पहली बार यथार्थ की बात किया, और उन्होंने कहा कि संचार
आधुनिक संचार की बात किया है। आधुनिक पत्रकारिता का जन्म पश्चिम से हुआ है, इसलिए उसमें हिंसा, उत्पात सारी चीजें सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि आज पत्रकारिता ने ऐसा मानस उत्पन्न कर दिया है कि अगर सुबह समाचार पत्र के पहले पन्ने पर हिंसा और बलात्कार इसकी खबरें ना आए तो हम कहें आज कोई समाचार ही नहीं घटा, कहीं पार्टियों की टूट फूट ना है, कुछ नहीं है, समाचार नहीं है। कहा ये सिर के बल जो पत्रकारिता खड़ी है, ये पैर के बल लाने का काम भारतीय अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी कर सकती है। उसमें आत्मा नहीं है, शरीर तत्व है, स्वार्थिकता है, परमार्थ की बात नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि इसको भारतीय जीवन मूल धारा में ला सकता है। लेकिन आपको बताएं, बड़ा षड्यंत्र हुआ। 63 कलाएं, लेखन, वादन, संगीत, कविता लेखन, 64 कलाएं, लेखन, वादन, संगीत, पत्र लेखन, शास्त्रार्थ, संचार के लिए आपको बताएं वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके गुण, कि वक्ता को सभा में कैसा बोलना चाहिए, तो किस स्तर की भाषा, मध्यम स्तर की भाषा होनी चाहिए, आम आदमी से कैसे बोले, एकदम सामान्य भाषा, विद्वानों से कैसे उच्च स्तर की भाषा, ये वात्स्यायन के कामसूत्र में लिखा हुआ है। लेकिन पश्चिम के विद्वानों ने क्या किया, उसको सेक्स का ग्रंथ बता दिया, जो कि कामना का, विष और डिजायर का ग्रंथ। उसी तरह से ओशो ने कोई बंदूक नहीं चलाई, पश्चिम पर हमला नहीं किया, लेकिन पश्चिम को इतना विवश होना पड़ा उनके तर्क वितर्क से। एक पुस्तक संभोग से समाधि को आगे करके पूरे उनके ज्ञान को नकार दिया गया, पूरे उपनिषदिक व्याख्या को नकार दी गई। लेकिन उन्होंने पश्चिमी पत्रकारिता को तमाचा मारते हुए कहा कि वो सिर के बल खड़ी है, उसे पैर के बल लाने का काम भारतीय मनीषा, भारतीय ज्ञान दर्शन कर सकता है। संचार की अद्वैतवादी व्याख्या की। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये तो कुछ प्रतीक है। कभी अगर संचार के एक एक गुणों पर बात होगी तो हमने केवल सूत्र बताए, और ये तमाम चीजें हैं। देखिए एक चीज है, अभी सबसे बड़ी अब थोड़ी समस्या की भी बात कर दें। ये मैंने क्यों सीखा, मैंने 5-6 वर्षों तक संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। मैं वहां की लाइब्रेरी, वहां के वेद, और आपको बताऊं भारतीय वैदिक शास्त्र जो है सुत का कहा जाता है। सुत की क्या परंपरा है जानते हैं? ऐसा है, पाठ परंपरा है, 9 प्रकार के पाठ की परंपरा। एक ही मंत्र को 9 प्रकार से कहा जाए अर्थ नहीं बदलेगा। एक उसको कहा गया प्राकृतिक पाठ, और 8 वैकृत पाठ हैं, उनका नाम बताता चल रहा हूं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथो, घन। ये 8 एक ही मंत्र है। जैसे अग्निमीडे पुरोहितम, इसको 8 प्रकार से कहा जाएगा। इसी के आधार पर वेद को याद किया जाता था, और इसी पाठ परंपरा से चलती थी। पाठ परंपरा के 9 चरण थे, मूल मंत्र अलग था, और 8 उसके विकृत पाठ थे, जिसमें है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथो, घन। इसका पूरा व्याकरण है, हस्त व्याकरण है, कि मंत्र को पढ़ते समय हस्त स्वर क्या चलेगा। और आपको बताऊं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो संचार, भारतीय संचार को खोजना है, तो अभी तक हम लोग दर्शन में खोजते हैं। भारतीय संचार का आधार संचार का, दुनिया के संचार का अध्ययन भारतीय दर्शन और व्याकरण में निहित है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में है, और पाणिनि के अष्टाध्यायी में, और उस पर जो पतंजलि का महाभाष्य है उसमें है। अभी बताइए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, इसका जो अर्थ दिया गया है उसको देखेंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो हम कुल मिलाकर के कहते हैं हमारी बाधा क्या है। एक तो 2 समूहों में बढ़ गए हैं। पश्चिमी विद्वानों को हम कोसते जरूर हैं, लेकिन ये बताइए कि जब संस्कृत का नाम लेवा नहीं था तो उन्होंने संस्कृत पढ़ा, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए पढ़ा। लेकिन क्या आज हम इतने मीडिया के युग में, इतने यंत्रों के विकास के युग में संस्कृत से दूर हैं? टीकाएं भी आ गई, पढ़ तो लीजिए। हम उन्हीं पश्चिम की टीकाओं से
भारतीय दृष्टि को देखते हैं, एक बात है। दूसरी चीज है, संस्कृत के विद्वान जानते हैं लेकिन आधुनिक विषयों से उनका संबंध नहीं है। तो सबसे है भारतीय ज्ञान मनीषा को अगर आगे बढ़ाना है तो बढ़ाने में कम से कम ये करना पड़ेगा, दोनों का समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और दोनों के समन्वय से हमें ज्ञान मिलेगा। और ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ आज, जो एक सूत्र और आप दे करके खत्म करूंगा, भारतीय अनुसंधान पद्धति पर मैं विगत 6 वर्षों से काम कर रहा हूं और आज मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि दुनिया में शोध पद्धति नाम की चीज शुरू हुई है और पूर्ण विकसित थी तो भारत में 52 स्कूल, अभी 39 का रेफरेंस हमें मिल गया है, शोध पद्धति से जुड़े 52 स्कूल थे जिसमें 39 का संदर्भ हमें मिला है। पश्चिम में बेकन से पहले शोध पद्धति का कोई आप नहीं पाते। और एक चीज है, आप इंसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया सबने देख लीजिए, हिस्ट्री आप रिसर्च खोज लीजिए, नहीं मिलेगा। इसलिए कि पश्चिम के लोग उसी पर विकिपीडिया बताते हैं जहां से उनका उद्भव है। बेकन नाम का जो एस्से ऑफ बेकन, पहली बार उसने कहा था कि रियलिटी शुड को हम जानने के लिए समाज और उसके व्यवहार को जाने, यही से शोध पद्धति शुरू होती है। लेकिन उसके पहले हम एक प्रश्न आपके मन में छूटेंगे, वेदों का जो विभाजन किया, मंडल, मंत्र, सूक्त, रामायण का विभाजन हुआ तो कांड में हुआ, और जब महाभारत का विभाजन हुआ विषय का तो पर्वों में किया गया। इसके पीछे क्या है भाई? ऐसी नहीं लिख दिया कि नाम लेखक ने। तो हमारे यहाँ शोध पद्धति, शोध की परंपरा, शोध के, और आपको बताऊं शोध के 21 चरण हमें मिलते हैं शोध पद्धति के, और इस समय मात्र 12 चरणों पर ही हम कार्य कर रहे हैं। तो उस पर मैं कार्य कर रहा हूं, कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा। हमारा कहना है भारतीय मीमांसा को समझने के लिए बहुत दुर्लभ काम है, लोगों का संयोजन होना चाहिए, इस पर अधिक से अधिक पुस्तक, अधिक से अधिक साहित्य का प्रकाशन होना चाहिए। और हम समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए संजीव भनावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और प्रोफेसर MN होंडा जी को धन्यवाद देंगे। हम संचार टुडे, कम्युनिकेशन टुडे और भारतीय विद्या जो संस्थान है, हम उसको भी आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने ये अवसर दिया आपसे मिलने का हो। अगर कोई चीज न समझ में आए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। कोई चीज अगर आपको कुछ अच्छी न लगी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि ऐसा है, वादे वायदे जायते तत्वबोध है, और विचार विमर्श से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। ऋषियों ने विचार विमर्श करके नैमिषारण्य में ऋषि सभा होती थी और उन ऋषियों ने आज हमें इतना बड़ा साहित्य दिया। आज एक चीज पर जरूर कहेंगे कि भारतीय मानस को इसमें जरूर लज्जा करनी चाहिए कि आज पश्चिम को भले कोसते हैं, विकिपीडिया पर भारतीय ज्ञान को डालने वाला कौन है? तकनीकी में भी हमको लाया, लेकिन है आज हम अपने ज्ञान पर गर्व करें, अपने प्राचीन ज्ञान की ओर बढ़ें, और वो लोक हित में है, पूरे समस्त की सृष्टि के हित में है, केवल एक देश एक क्षेत्र के हित में नहीं है। यही भारत की मनीषता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरी सृष्टि में किसी की भी, जीव जंतु पृथ्वी किसी की नहीं, तो हम उस संदेश को समझें, उस भावना को समझें, तो निश्चित है कि संचारविद सबकी इच्छाएं, सबकी चीजें पूर्ण होगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। वास्तव में आपने हमारे प्राचीन ग्रंथों का जितनी गंभीरता से अध्ययन मनन चिंतन किया है वो आपके वक्तव्य में पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रहा था। भारत शब्द की उत्पत्ति से लेकर जो हमारी पूरी ज्ञान परंपरा है, उसके जो मूल तत्व हैं, शब्द तो हमने अलग अलग समय संदर्भ में सुनते रहे, लेकिन उनके जो आंतरिक, उसका जो सौंदर्य था, उसको आपने जिस तरह से प्रकट किया, चाहे वो त्रिगुणों की बात हो, 4 युगों की बात हो, और कितने सारे आपने उदाहरण देते हुए भारतीय उस परंपरा को बहुत गहराई से स्पष्ट किया। और ये सही है
कि हमारे पास ज्ञान की विपुल संपदा है, समृद्ध परंपरा है, आवश्यकता है उस पर निरंतर शोध, अनुसंधान, चिंतन, मनन की। उम्मीद की जानी चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जिस तरह से शुरुआत की गई है, इन विषयों का अध्ययन करने के लिए, पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए, आने वाले दौर में जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इसको बहुत ही गहराई के साथ इनको आत्मसात करेंगी और हमारी उस परंपरा के साथ कहीं जुड़ के उन जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए आगे प्रवृत्त होंगी। बहुत बहुत आभार आपका। मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः प्रियंका जी से कि वो हमारे जो आज के विशिष्ट वक्ता हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, उनको ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भेंट करें आज के इस यादगार शाम की स्मृति के लिए। एक बार हम Thank you प्रियंका so जी much. को धन्यवाद नहीं दिए, प्रियंका जी को भी धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया। सर ये हमारा मोमेंटो फ्रॉम साइड ऑफ VVICAM एंड कम्युनिकेशन टुडे। धन्यवाद, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, एंड दिस इज अनदर ई सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू, थैंक यू सर। ये व्हाट्सएप पे हमने आपको भेज दिए हैं। ठीक और है, अब ये सत्र खुला है चर्चा के लिए। हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट्स के मन में कोई जिज्ञासा हो, संदेह हो, स्पष्टीकरण चाहते हो या अपनी टिप्पणी करना चाहते हो तो उनसे अनुरोध है अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम, परिचय, कहाँ से हैं आप बताएं और आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, कोई भी सवाल पूछना चाहे। करीब 50 के आसपास पार्टिसिपेंट्स अपने इसमें हैं देश के अलग अलग अंचलों से, तो सवाल आमंत्रित है, सवाल और टिप्पणियां। Participants who have any kind of query can raise their hand or either unmute themselves and raise their query. मुझे लगता है कोई सवाल नहीं है, शायद विषय इतना। सर मेरे माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं वो रेज कर लेती हूँ। सर रीजनल और लिंग्विस्टिक डिफरेंस क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में या कम्युनिकेशन पैटर्न में? हम थोड़ा और स्पष्ट करें, रीजनल लैंग्वेज या रीजनल थिंकिंग? रीजनल कम्युनिकेशन, रीजनल जो मैसेज है। ऐसा है कि प्रियंका जी, मैसेज रीजनल नहीं होता, मैसेज इज रिलेटेड टू द कंटेंट। ओके, और आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ओनली। हाँ, ऐसा है। कंटेंट में आपको मैंने एक चीज बताया कि भारत मानता है प्रतिबिंबन का सिद्धांत। जी। तमिल बच्चे अंग्रेजी सिखाते समय बच्चे को ए फॉर एप्पल किया जाता है, प्रतिबिंबन बनता है। और हिंदी वाले बच्चे को क से कमल सिखाया जाता है। जी। तो अब आपको बताएं, जो क्षेत्रीय भाषा में सब में अपने प्रतीक होते हैं, सिंबल्स, जैसे लोक भाषा में आपको बोली जाएगी तो उससे कई उदाहरण जुड़े होंगे, ठीक है? तो उन प्रतीकों, जैसे आपको हम बता दें, ऐसे समझ लीजिए, कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, कुछ स्थानीय होते हैं। जैसे आप भारत में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पुरुषों में क्या रावण कंस नाम रखता है? आप बता दीजिए। महिलाओं में मंथरा, कुबरी, कैकेयी कोई नाम रखता है? नहीं सर। तो ये समाज के सिंबल्स हैं, प्रतीक हैं। तो रीजनलिटी जो है वो संचार में क्या है, इसलिए एक बैरियर है, उसके संदेश को, उसके सिंबलाइजेशन प्रोसेस को दूर तक नहीं जानते, तो मस्तिष्क में बिंब नहीं बनेगी, तो बैरियर रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी को क्या कहा जाता है, भारत की संपर्क भाषा। हर क्षेत्र के आदमी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। शेष रीजनल अपनी लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब है कि क्षेत्रीयता बाधक नहीं है, लेकिन बहुत से तत्व हैं कि अब जैसे क्षेत्रीयता साधक कब हो जाती है, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र का आदमी महाराष्ट्र गया तो मराठी सीखेगा, तो अब हिंदी क्षेत्र में आएगा तो बैरियर टूट जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से ये बैरियर टूट जाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।
तो चलिए, अब एक सूचना के साथ मैं एक बार फिर प्रियंका जी को आमंत्रित करूंगा आभार प्रदर्शन के लिए कि हमारी जो अगली वेबिनार है वो 22 फरवरी को है। इसका विषय बड़ा महत्वपूर्ण है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर जो मित्र टीचिंग में है या टीचिंग में जाना चाहते हैं। विषय है बियॉन्ड यूजीसी केयर, नेविगेटिंग क्वालिटी जर्नल्स इन एकेडेमिया। यूजीसी की अपनी पॉलिसी है प्रमोशन की, रिक्रूटमेंट की, और उसमें पब्लिकेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, इसकी प्रासंगिकता और इस पॉलिसी में जिस तरह से समय से और बदलाव किए जा रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के। और यूजीसी ने फिर नए गाइडलाइंस दी हैं और उस पर फीडबैक मांगा है अब 25 फरवरी तक। तो उस दृष्टि से हमने ये वेबिनार का आयोजन किया है। इसमें हमारे साथ होंगे प्रोफेसर अशोक कुमार, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के प्रोफेसर थे और कानपुर और गोरखपुर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के साथ साथ अन्य 2 मतलब 4 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर रह चुके हैं और हायर एजुकेशन को लेकर निरंतर आप लिखते रहते हैं। एक होंगी प्रोफेसर मनीषा शैलेट, जो अहमदाबाद में माइका जो इंस्टीट्यूट है वहां प्रोफेसर हैं और सेज का एक जर्नल है, जर्नल ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन, उसकी वो एडिटर है। और एक और हमारे साथ हमारे मित्र हैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे, ये कलकत्ता से हैं और ये भी एक जर्नल एडिट करते हैं, मीडिया वॉच। मीडिया के टीचर से नाम सुना होगा। ये जर्नल भी सेज की ओर से प्रकाशित हो रहा है। तो हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं जो इस एरिया से जुड़े हुए हैं। तो आप उस दिन जुड़िए और अपने जो भी विचार हैं इस मुद्दे को लेकर के, ताकि जो कंसर्निंग ऑथोरिटीज हैं वहां तक हम अपना फीडबैक पहुंचा सके। इसलिए मैं थोड़ी विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस विषय पर जो जर्नल की पॉलिसी है, क्योंकि फिर जो हमारा यूजीसी केयर था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब एक नई पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल आप देखेंगे गूगल पे या यूजीसी की वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगी। हमारे बहुत सारे मीडिया ग्रुप में वो ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो 22 फरवरी शाम 6 बजे आपसे फिर मिलेंगे इस नए विषय के साथ। और मैं अब निवेदन करूंगा प्रियंका सिंह से कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जी सर, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने का मौका दिया। सर, जिस तरीके से आपने प्रोफेसर ओम प्रकाश सर, जिस तरीके से आपने हमें फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन में मार्शल मैकक्विन से शुरुआत की, आपने उनके सोसाइटी से शुरुआत की, आपने फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया जिसमें आपने इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, मास कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया। आपने कम्युनिकेशन सोर्सेस पे बहुत तवज्जो डाला, उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। आपने हमें रजस, थमस, 3 गुण का विवरण आपने बहुत अच्छे से किया। उसके अलावा आपने 4 पुरुषार्थ बताया जिसमें आपने धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष, इन सारी चीजों को कवर किया। आपने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे जो सेंसेस है, हमारे नोज, हमारे आईज, किस तरीके से उनका रिलेशन है हमारे कम्युनिकेशन से और उनके कंटेंट से। तो ये सारे जो आपने माइंड कैपेसिटी के बारे में बातें की है, एलिमेंट्स के बारे में बातें की है कम्युनिकेशन के, तो कंप्लीटली आपने बहुत सारी एक्सपेक्ट्स को अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर detailed elaboration on this particular topic. We are very grateful and thankful to you. Sir, we are also thankful for our बनावत sir, because without him possible ही नहीं हो पाता कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ और मैं इतना डिटेल elaboration इस point को सुन पाऊँ। And I am also thankful for our director sir, director BVI कैंप भारतीय विद्यापीठ sir, Professor M.N. Hooda sir, because without him मैं यहाँ पर नहीं होती। तो I am also thankful for our participants who are connected with us and for our technical help team, in which we have Jayan sir, Pushpinder sir, Sunil sir, Preeti ma'am. So I am thankful to each and every person who are connected with us in this platform. And thank you so much, sir. थैंक यू, धन्यवाद। और जो पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं उनके सर्टिफिकेट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप फीडबैक लिंक भरें, तुरंत सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी होती है तो प्रियंका जी आपके साथ हैं और ये विंडो 10-15 मिनट के लिए खुली हुई है। आपके सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हैं, जिनको नहीं मिला है वो संवाद कर सकते हैं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद बनावत जी। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. नमस्कार, नमस्कार। The participants who have generated their certificate, thank you so much for their valuable time.